Hi, good morning everybody and welcome to this amendment lecture of corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. This is CS Vaibhav Chitlangia from Yes Academy and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 2022 अटेम्प्ट के लिए जो ICSI ने आपके लिए सप्लीमेंट ऐड किया है उसमें CRI में क्या क्या से अमेंडमेंट्स है, राइट? आई डोंट नो यू गाइस नो और नॉट, बट ICSI ने कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए इस बार फॉर योर अटेम्प्ट, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने दिए हैं। नाउ सबसे मजे की बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू दिस सब्जेक्ट CRI, अपने फाइल देखेंगे तो फाइल अपने को बहुत बड़ा मिल रहा है, 35 पेजेस का फाइल है, बट देयर इज ए मेजरली सारे पोर्शंस जो है वो ऑलरेडी आपके जून अटेम्प्ट के लिए जो बुक आया था, जो मॉड्यूल आया था उसमें कवर्ड है। हम आपको बताते जाएंगे क्या चीज़ वहाँ कवर्ड है, क्या चीज़ नहीं है, बट देन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि 35 पेज का अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे। बहुत 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 कम अमेंडमेंट्स है एंड बहुत आराम से हंसते खेलते निकल जाएगा ये, राइट? ये अमेंडमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे सप्लीमेंट? इस वीडियो के नीचे लिंक में अपलोड किया गया है, नहीं तो आपके लिंक में जो आपको लेक्चर्स के लिंक मिले हैं उसमें अपलोड किया गया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी अमेंडमेंट्स है गाइस, एक बार देखोगे और आपके सारे अमेंडमेंट्स हो जाएंगे तो एकदम स्ट्रेस फ्री होके अपनी अमेंडमेंट्स को कवर करते हैं। बट अमेंडमेंट जाने के पहले एक बात बस, आई एम रियली होपिंग दैट आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही है, मतलब अच्छे से चल रही है ऐसे लाइक आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, आप लोगों ने अपना पूरा पढ़ लिया है, अपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, अपना आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। उसके बाद एग्जाम में क्या होता है दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, राइट? बट आई होप आप लोग ने सब कुछ पढ़ लिया, बिकॉज अभी हम लोग जो देखने वाले ना, हम लोग अलग अलग चैप्टर्स जिसमें अमेंडमेंट्स है वो सब देखने वाले, राइट? तो आपको अगर चैप्टर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या अमेंड हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट? सो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया उसके बाद ही आप अमेंडमेंट्स देखो, अदरवाइज आप अमेंडमेंट मत देखना, बिकॉज जब मेन सब्जेक्ट ही नहीं पता है तो फिर अमेंडमेंट्स कैसे अपने को काम आएगा, है ना? सो विद दैट होप कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आज ही अमेंडमेंट लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है? अगेन रीइटरेटिंग, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लेना, इट्स वेरी 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 इजी। आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सी, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, यहाँ पे 2 अमेंडमेंट्स है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, देन इन सब में वो सारे केस लॉज है जो हम लोग ऑलरेडी अपने जून अटेम्प्ट के मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं। जितने केस लॉज दिए गए ना सारे के सारे हमारे पढ़े हुए, यहाँ पे केवल केस लॉज दिए गए, राइट? एंड ये जो लास्ट चैप्टर है ये भी आपके जून अटेम्प्ट के मॉड्यूल में आ चुका है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, नथिंग टू टेक स्ट्रेस फॉर, राइट? सो चलो फटाक से अपने स्टार्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, सो दैट विल बी डन विद आवर सिलेबस, राइट? आते हैं सबसे पहले अपने पार्ट 1 के अमेंडमेंट्स देखते हैं। पहले पार्ट 1 में सबसे पहला अमेंडमेंट जो आया है वो चैप्टर नंबर 2 में आया है, दैट इज टेक ओवर वाला जो चैप्टर था, याद है? टेक ओवर वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 5A ऑफ SAST regulations. Amendment is with respect to section 5A of SAST regulations, ठीक है? यहाँ हुआ क्या था देखिए, हम आपको समझा रहे हुआ क्या था। इन द ईयर 2021 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स से रिलेटेड एक अमेंडमेंट लाया गया था इन द सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021, ठीक है? सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021 एक रेगुलेशंस लाए गए थे एक्चुअली, जिसमें आपको डीलिस्टिंग के बारे में सब चीज़ नए तरीके से बताया गया था। नाउ अंडर द डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस ऐसा बोला गया था कि अगर मान लो एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करके एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करके उसको डीलिस्ट कराना चाह रही है, देन वो जो कंपनी अक्वायर कर रही है उसका मैक्सिमम होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी शुड बी 75%। सो मान लो अगर हम कल बोल रहे हैं कि हम रिलायंस को अक्वायर करके उसको डीलिस्ट करा देंगे, तो पहले मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे पास रिलायंस का मैक्सिमम 75% है, उससे ज्यादा होल्डिंग नहीं हो सकता, ठीक है? तो ऐसा उसमें एक प्रोविजन बनाया गया। इस प्रोविजन को बिकॉज आप टेक ओवर करके डीलिस्ट करने की बात कर रहे हो तो हमें टेक ओवर कोड में भी ये प्रोविजन डालना पड़ेगा, राइट? टेक ओवर कोड में राइट नाउ कोई वैसा प्रोविजन नहीं था जो बोलता था कि आपको 75% होल्डिंग चाहिए मैक्सिमम टू डीलिस्ट अ कंपनी। वहां पे ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं था, आप चाहो तो 80% 90% कितना भी शेयर्स अक्वायर कर सकते थे एंड देन कंपनी को डीलिस्ट कर सकते थे। तो टू ब्रिंग बोथ दीज रेगुलेशंस इन लाइन, बिकॉज डीलिस्टिंग रेगुलेशन ये बात बोलता है कि आपको मैक्सिमम 75% होना चाहिए, अक्वायर होना चाहिए अगर आपको टारगेट कंपनी को डीलिस्ट करना है, तो टेक ओवर कोड में एक अमेंडमेंट लाया गया इन रेगुलेशन 5A। रेगुलेशन 5A हम सबको पता है डीलिस्टिंग ऑफर के बारे में बात करता है, तो रेगुलेशन 5A में क्या बोला गया है? रेगुलेशन 5A में अमेंडमेंट लाके बोला गया है कि सी, अगर कोई भी अक्वायरर किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहा है, ठीक है, अब उसने ओपन ऑफर दिया, उसका प्लान था 75% ही अक्वायर करने का, बट लेट्स से ओपन ऑफर में उसको 85% आ गया,
लेट्स से 85% उसको मिल गया शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी इन द ओपन ऑफर, तो इस केस में द अक्वायरर हैज अ राइट टू अंडरटेक अ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ शेयर्स। समझ में आया? undertake they have a right to undertake a proportionate reduction of share. Why? Because delisting regulations बोलता है you cannot delist until unless you have a maximum of 75%। मतलब अगर आपके पास 75% से ज्यादा अक्वायर कर रहे हो आप किसी कंपनी का, तो आप उसको डीलिस्ट नहीं करा सकते। तो अगर मुझे किसी कंपनी को डीलिस्ट कराना है तो हम उसके लिए पहले ओपन ऑफर देंगे टू अक्वायर दैट कंपनी। अगर मेरे पास 75% या उससे कम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली उसको डीलिस्ट करा देंगे। बट अगर मेरे पास मान लो 80%, 85% आ जाता है, देन इन दैट केस द अक्वायरर हैज अ राइट टू अंडरटेक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ शेयर। वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेगा, अपने शेयर होल्डिंग को 75% पे लेके आएगा एंड देन वो डीलिस्ट कर सकता है। सो ये एक एडिशनल प्रोविजन ऐड किया गया है अंडर द रेगुलेशन 5A। रेगुलेशन 5A वी नो टॉक्स अबाउट डीलिस्टिंग ऑफर। तो डीलिस्टिंग ऑफर में ये प्रोविजन ऐड किया गया कि देखो तुमको डीलिस्टिंग ऑफर जब देना है, तुम दो डीलिस्टिंग ऑफर, तुम्हारा जब ऑफर कंप्लीट हो जाएगा तो तुम जितने भी शेयर्स अक्वायर करते हो, अगर वो 75% से ऊपर चल जाता है, देन फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरटेक अ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ शेयर्स, bring your shareholding below 75% or at 75%, and then you can go ahead and delist, get the company delisted। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। पहले अगर आपके पास अक्वायर करने के बाद 85% भी आ जाता था, गुड फॉर यू, आप 85% अपने पास रखो और कंपनी को डीलिस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिकॉज डीलिस्टिंग रेगुलेशंस में ये चीज दे दिया गया है, तो हमें कॉन्सिक्वेंटली एक चेंज लाना पड़ा इन दी टेक ओवर रेगुलेशंस आल्सो। क्लियर हुआ सबको? बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है। क्लियर हुआ सबको? बढ़िया। चलो आते हैं नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2 में टेक ओवर में आपको इतना सा ही पढ़ना था अबाउट डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। डीलिस्टिंग ऑफर में जो रेगुलेशन 5 में जो चेंजेस लाया गया, केवल आपको वही पढ़ना था। एक ही चेंज लाया गया है कि आप प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ शेयर ले सकते हो, so that your resulting shareholding is not more than 75%. Maximum permissible non-public shareholding is 75%, so your resulting shareholding should be 75%, तभी आप delist कर पाओगे। ठीक है? This was the amendment जो चैप्टर नंबर 2 में आया था। ठीक है? अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में इज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। इसमें कुछ केसेस है जो केसेस यहाँ पे डाल दिया गया है। आई डोंट रियली थिंक दीज आर रेलेवेंट हियर, बट आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है तो उन्होंने किसी भी चैप्टर में उठा के डाल दिया है। सो ये मत सोचना कि सर ये प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी से कैसे रिलेटेड है, नहीं है रिलेटेड। हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, बट इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग, सो यू शुड नो दीज केसेस। ठीक है? पहला केस जो है उसका नाम है सेसा इंडस्ट्रीज वर्सेस कृष्णा एच बाजा। सेसा इंडस्ट्रीज वर्सेस कृष्णा एच बाजा। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, किसी अगर मान लो कोई स्कीम ऑफ मर्जर होता है, ठीक है, आपने पूरा स्कीम ऑफ मर्जर प्रोसेस किया, वहां पे आपको अप्रूवल मिल गया शेयर होल्डर्स का, आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल गया, आपको सेक्टोरल रेगुलेटर्स का भी अप्रूवल मिल गया। ठीक है? सब चीज फुलफिल हो गया और आप पहुंच गए एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास आप पहुंच गए और एनसीएलटी को आप बोल रहे हो देखो मेरे पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है, मेरे पास मेजॉरिटी क्रेडिटर्स का अप्रूवल है, मेरे पास सारे सेक्टोरल रेगुलेटर्स का अप्रूवल है, तो तुम भी अप्रूव कर दो। क्वेश्चन इज, क्या एनसीएलटी केवल इस फैक्ट पे, इस बेसिस पे कि सब लोगों ने अप्रूव किया तो हम भी अप्रूव कर देते, अप्रूव करेगा क्या? द आंसर इज, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। एनसीएलटी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है टू एग्जामिन द स्कीम इन पर्सपेक्टिव along with the manifestations and ramifications। मतलब उससे स्कीम को एक लार्जर लाइट में देखना है कि इस स्कीम के क्या क्या पॉसिबल है, स्कीम के होने के बाद इस स्कीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस स्कीम को प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने पे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एनसीएलटी विल हैव टू सी द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है? एनसीएलटी विल नॉट गेट इनटू द कमर्शियल्स ऑफ द स्कीम, ये वी नो, but NCLT will have to see the greater public interest। See, it should not be contrary to any law or public policy, it should be fair, just and reasonable। तो NCLT के पास obligation है कि वो ये सब चीज चेक करे। Just because your shareholders, your creditors, sectoral regulators have said okay approve, does not mean NCLT will blindly approve it। NCLT will also check these things before sanctioning any scheme of law, scheme of merger। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बस ये चीज क्लियर किया गया कि एनसीएलटी के पास आप ये जाके नहीं बोल सकते हो कि देखो बाकी लोग ने अप्रूव कर दिया तो व्हाई आर यू बीइंग सो प्राइसी, आप भी अप्रूव कर दो। नो, एनसीएलटी विल चेक व्हाट इट हैज टू चेक एंड देन ओनली एनसीएलटी विल अप्रूव दिस स्कीम। समझ आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक है? तो सेसा इंडस्ट्रीज वर्सेस कृष्णा एच राजा में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। ठीक है? आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस का नाम है विकी किड्स लिमिटेड वर्सेस अवेंटल लिमिटेड। विकी किड्स लिमिटेड वर्सेस अवेंटल लिमिटेड। यहाँ क्या हो रहा था देखिए, ये भी एक स्कीम ऑफ मर्जर हो रहा था।
विकी किड्स और अवेंटल के बीच में। विकी किड्स वाज एन अनलिस्टेड कंपनी, अवेंटल वाज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं स्कीम जब डाला था, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था स्कीम को इनिशिएट किया था, तब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आई थी, तब देयर वाज नो एनसीएलटी। जब उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच कर लिया उसके बाद एनसीएलटी आई, तो फिर दे गॉट ट्रांसफर टू एनसीएलटी। ठीक है, तो जब इन्होंने स्कीम लाया था, ठीक है, दिस स्कीम वाज एक्चुअली ओरिजिनली विद हाई कोर्ट। उस समय एनसीएलटी नहीं था, हाई कोर्ट हुआ करता था। जब एनसीएलटी एस्टैब्लिश हो गया तो इस स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया, इस पूरे मैटर को ट्रांसफर कर दिया गया टू एनसीएलटी, बिकॉज एक बार एनसीएलटी आ गया तो कंपनी लॉ से रिलेटेड सारे मैटर्स फिर एनसीएलटी को ही देखने थे। तो ये स्कीम का जो मैटर था, पूरा केस था, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया टू दी एनसीएलटी। ठीक है, नाउ एनसीएलटी ने क्या चीज ऑब्जर्व किया कि विकी किड्स एंड अवेंटल दोनों मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के प्रमोटर्स कॉमन है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि दो कंपनीज जिसके कॉमन प्रमोटर्स हैं वो मर्ज नहीं कर सकते? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों कंपनीज के कॉमन प्रमोटर्स थे, दोनों ने बोला हम मर्ज करना चाह रहे हैं। एनसीएलटी बोली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन प्रमोटर्स वाली कंपनीज मर्ज करती है, नॉट एन इशू। ठीक है, बट एनसीएलटी ने बोला कि लेकिन एक सेकंड रुको, बिकॉज यहाँ पे कॉमन प्रमोटर्स है, लेट मी एटलीस्ट चेक कि ये मर्जर किया क्यों जा रहा है। क्योंकि कई बार कंपनीज क्या करती है, दो मतलब मेरी एक कंपनी चल रही है नॉर्मल, हम एक दूसरी कंपनी बना देंगे रैंडम, उसमें बहुत लॉसेस दिखा देंगे एंड देन फिर उस दोनों कंपनीज को मर्ज कर देंगे सो दैट मेरी नॉर्मल कंपनी को उन लॉसेस का सेट ऑफ मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने बोला ठीक है, एक ही प्रमोटर के दो कंपनीज को मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट मी गेट सैटिस्फाइड कि ये यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो। एनसीएलटी ने सारे पट्टा चिट्टा खोला उनका। जब पट्टा चिट्टा खोला तो उन्हें समझ में आया कि जो मेन कंपनी थी उनकी, दैट वाज वन कंपनी। जो दूसरी कंपनी इन्होंने विकी किड्स बनाया था, अवेंटल वाज द मेन कंपनी, इट वाज द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, जिन्होंने विकी किड्स लिमिटेड बनाया था, विकी किड्स लिमिटेड का एक्चुअली कोई ऑपरेशंस नहीं था। ठीक है, एंड ये पूरा स्कीम जो उन्होंने डिजाइन किया था, दैट वाज टू मेक श्योर दैट अवेंटल को 12 करोड़ का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अवेंटल को 12 करोड़ का बेनिफिट्स मिल जाता है बाय सेटिंग ऑफ और व्हाटएवर, बाय डूइंग व्हाटएवर, मतलब कुछ कुछ स्कीम ही ऐसे डिजाइन किया गया था कि इस मर्जर की वजह से केवल 12 करोड़ का बेनिफिट्स मिल रहा था। तो बेसिकली एनसीएलटी को समझ में आया कि दिस इज नॉट अ जेन्युइन स्कीम। अवेंटल जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, वो क्यों ही मर्ज करना चाहेगी विकी किड्स के साथ जिसका कोई ऑपरेशंस नहीं है। विकी किड्स के पास कोई एसेट नहीं है, कोई ऑपरेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस उसके साथ मर्ज कर रहे हो। अगर किसी कंपनी के पास कोई ऑपरेशंस नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है और आप उसके साथ मर्ज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो डाउट होता है ना। इसी डाउट के चक्कर पे एनसीएलटी ने सब पट्टा चिट्टा खोला। पट्टा चिट्टा खोला तो एनसीएलटी ने पाया कि एक्चुअली स्कीम को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे अवेंटल को बहुत सारा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला था। समझ में आया? और वो फाइनेंशियल बेनिफिट अवेंटल को भी नहीं मिलने वाला था, वो अवेंटल के प्रमोटर्स को मिलने वाला था। तो प्रमोटर्स ने पूरे स्कीम को ही ऐसे डिजाइन किया था जिससे कंपनीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं हो रहा है, केवल उन प्रमोटर को 12 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो बताओ, ऐसे स्कीम को क्या एनसीएलटी अप्रूव करती? ऐसे स्कीम को क्या एनसीएलटी अप्रूव करती? नेचुरल सी बात है, एनसीएलटी रिफ्यूज कर दी स्कीम को। एनसीएलटी ने बोला तुम्हारा स्कीम जेन्युइन नहीं है, तुम बदमाशी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ अनदर कंपनी जो तुम्हारी कंपनी है, यू आर ट्राइंग टू मर्ज जस्ट सो दैट यू गेट सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स, दिस इज समथिंग वी विल नॉट अलाउ। एंड अकॉर्डिंगली एनसीएलटी ने मना कर दिया। एनसीएलटी ने बोला ब्रो, वी आर नॉट लेटिंग यू हैव दिस मर्जर डन, और एनसीएलटी ने मर्जर कर दिया। सो बेसिकली एनसीएलटी चेक करती है, अगर उन्हें डाउट आ जाए तो वो चेक करती है कि आप स्कीम क्यों कर रहे हो, मर्जर क्यों कर रहे हो, किसको बेनिफिट होने वाला है, वगैरह वगैरह। समझ आया सबको? समझ में आया सबको? चलो आते थर्ड केस के अंदर। थर्ड केस का नाम है राधे श्याम अग्रवाल वर्सेस बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। राधे श्याम अग्रवाल वर्सेस बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक ऑफ राजस्थान वाज मर्जिंग विद सम अदर बैंक्स। ठीक है, बैंक ऑफ राजस्थान कुछ और बैंक्स के साथ मर्ज करने वाली थी। नाउ जब बैंक्स को मर्ज करना होता है तो यू नीड एन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, आपको अप्रूवल आरबीआई से लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले कि अप्रूवल आ पाता, राधे श्याम अग्रवाल ने इस पर्टिकुलर मर्जर, बैंक ऑफ राजस्थान का मर्जर विद अदर पीपल, अदर बैंक्स, उस मर्जर के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो बैंक हो रहा है, ये जो मर्जर हो रहा है, दिस मर्जर इज नॉट प्रॉपर मर्जर, ये मर्जर में ये लोग बेमतलब का इधर उधर का फायदा उठा रहे, लोगों को बहुत नुकसान होगा वगैरह वगैरह, ऐसे करके रैंडम बातें बोल के उन्होंने इसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। ठीक है, दैट केस वाज डिसाइडेड अगेंस्ट देम। ये केस उनके अगेंस्ट डिसाइड हुआ था। मतलब कोर्ट ने बोला कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट है ये केस, ठीक मर्जर हो रहा है, कोई यहाँ पे चीटिंग वीटिंग फ्रॉड नहीं हो रहा है। ठीक है, राधे श्याम अग्रवाल ने फिर एक रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। रिट पिटीशन फाइल की तो रिट पिटीशन में उन्होंने बोला कि देखो ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इस मर्जर को रोको वगैरह वगैरह।
कोर्ट ने बोल दिया बकवास मत करो, कोई मर्जर नहीं हो रहा है। राधेश्याम अग्रवाल ने फिर एक सिविल सूट फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि इस मर्जर को रोको, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब मतलब राधेश्याम अग्रवाल बार बार हर जगह ट्राई करते इस मर्जर को रोकने का। ऑन दी अदर हैंड मर्जर में सारे शेयर होल्डर्स को अप्रूवल आ गया था, क्रेडिटर्स का अप्रूवल आ गया था, रेगुलेटर्स का अप्रूवल आ गया था, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया था। तो एनसीएलटी के पास जब ये सारी चीजें पहुंची तो एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया। एनसीएलटी ने बोला हमारे पास सारे अप्रूवल्स आ गए, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, वी आर अप्रूविंग योर स्कीम। इरिटेट होके राधेश्याम अग्रवाल ने इस अप्रूवल ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल कर दी और सेम ग्राउंड्स के ऊपर जो पहले 3 जगह से रिजेक्ट हो रखा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर इनके ऊपर डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, यू वांट टू स्टॉप दिस मर्जर बट यू डू नॉट हैव वैलिड ग्राउंड्स। तुम जगह जगह अलग अलग फोरम जा रहे हो इसके अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए, तुम्हारे ग्राउंड सेम है, तुम्हारे सब चीज सेम है, तुम्हारे प्रेयर सेम है। जब हम तुमको एक बार बोल चुके हैं, एक कोर्ट ने तुमको ऑलरेडी बोल दिया कि दिस मर्जर विल नॉट बी स्टॉप, योर ग्राउंड्स आर नॉट वैलिड, व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्टॉप दिस। उसके ऊपर से जब आरबीआई का अप्रूवल आ गया, आरबीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्ज करा दो, तुम्हारे ग्राउंड्स तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखते, यू डोंट इवन हैव सॉलिड ग्राउंड्स। तुम बोल रहे हो इसमें बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आएगा, आरबीआई बोल रही है बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम क्यों पीछे बकवास कर रहे हो। ये बोल के एनक्लैट ने उनके ऑर्डर को मतलब उसके अपील को डिसमिस कर दिया। एनक्लैट ने बोला कि भाई हमने सारे अफेयर्स और बैंक ऑफ राजस्थान सब कुछ चेक किया है, सारे कोर्ट से सब चीज चेक किया है, सबके अप्रूवल्स आ चुके हैं, आरबीआई ने अप्रूवल दे चुका है, तुम्हारे पास जो ग्राउंड्स है वो वैलिड नहीं है, देयरफॉर प्लीज परेशान करना बंद करो, हम लोग इस मर्जर को अप्रूव कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज पीपल गो टू द कोर्ट बिकॉज दे हैव अ राइट टू raise voice or they have a right to fight or they have a right to raise objections does not mean कि कोर्ट will always listen to them। आप जा रहे हो कोर्ट को बोलने के लिए कि मर्जर बंद करा दो, कोर्ट हमेशा आपकी नहीं सुनेगा, कोर्ट सारे सर्कमस्टेंसेस को देखता है एंड देन ही ऑर्डर पास करता है। समझ आया सबको। तो ये 3 केसेस जो हम लोगों ने देखा वो एनसीएलटी के अप्रोच से रिलेटेड देखा। पहला वाला एनसीएलटी क्या सबका अप्रूवल आने के बाद क्या एनसीएलटी ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा, नो। सेकेंड, एनसीएलटी आपको अगर डाउट होता है तो वो आपके केस के इधर उधर की बातों को देख सकती है, क्यों कर रहे हो मर्जर, किस लिए कर रहे हो, क्या बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह। एंड थर्ड, अगर एक बार एनसीएलटी ने सबके अप्रूवल आने के बाद आपका अप्रूवल कर दे दिया है टू योर स्कीम ऑफ मर्जर, देन अगर कोई रैंडम इंसान आके बोल रहा है कि नहीं हमें ग्राउंड्स एंड उसका ग्राउंड्स आर नॉट सॉलिड, एनसीएलटी विल नॉट से कि नहीं मर्जर नहीं हो पाएगा। इफ यू आर ऑब्जेक्टिंग टू अ मर्जर यू हैव टू कम अप विद सॉलिड ग्राउंड्स। समझ आया सबको। सो दीज वर द 3 केसेस जो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिए गए थे। फिर आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 में। 4, 5, 6, 7, 8 में कोई नए केसेस नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, जितना आपको पढ़ाया गया है वही आपको पढ़ के जाना है, उसमें कुछ एडिशनल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 इज कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट में आपको एक केस पढ़ना है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस थॉमस कुक। ये केस भी नहीं है, इसमें इट्स मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि सेक्शन 5 में, रिमेंबर गाइस हम लोग सेक्शन 5 में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि अगर 2 कंपनीज कॉम्बिनेशन बना रही है एंड उनका कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड टच हो रहा है तो दे विल हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई, रिमेंबर। तो यहाँ पे सेक्शन 5 में जब वी यूज द टर्म कॉम्बिनेशन, देन हम लोग किस तरह की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीसीआई ने बेसिकली बोला है, देयर आर 3, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला है सेक्शन 5 के अंदर 3 तरह के कॉम्बिनेशंस की बात की गई है। पहला कॉम्बिनेशन, अगर मान लो एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर कंट्रोल वगैरह अक्वायर कर लेता है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ कंपनी ए, आई अक्वायर कंट्रोल ओवर कंपनी बी, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। मतलब बेसिकली इफ अ बंदा कंट्रोल मतलब आई एम कंपनी ए, ठीक है, आई अक्वायर कंट्रोल ओवर कंपनी बी, ए है, इफ आई अक्वायर कंट्रोल ओवर कंपनी बी देन दिस इज अ कॉम्बिनेशन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वेयरइन वन कंपनी अक्वायर्स कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ऑलरेडी हैज कंट्रोल ओवर कंपनी ए, मिस्टर एक्स के पास ऑलरेडी कंट्रोल है कंपनी ए का, मिस्टर एक्स ने ही दूसरी कंपनी बी के ऊपर कंट्रोल ले लिया। सो दिस इज वन पर्सन हु ऑलरेडी हैज कंट्रोल ओवर वन कंपनी acquires control over another company. So this is the second type of combination. पहले वाले टाइप में एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल अक्वायर कर लेती है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज एक इंसान है या एक कंपनी है जिसका ऑलरेडी एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल है ना, उसने दूसरे कंपनी के ऊपर भी कंट्रोल अक्वायर कर लिया है। सो नाउ ए एंड बी विल फॉर्म अ कॉम्बिनेशन, व्हाई? बिकॉज द पर्सन कंट्रोलिंग बोथ दीज कंपनीज इज द सेम। सो अगर इफ द सेम पर्सन इज कंट्रोलिंग 2 कंपनीज दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड थर्ड टाइप का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। अगर किसी भी कंपनी का मर्जर एमालगमेशन हो रहा है देन दैट इज आल्सो कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन।
So under the Competition Act, Section 5 envisages 3 different types of combinations. First one is when one company combines, when one company takes control over another company. Second one is when one person gets control over 2 companies, then the 2 companies which are under the control of a common person will make a combination. And the third one is when there is a merger or an amalgamation happening. Clear हुआ सबको? आपके चैप्टर नंबर 9 में इतना ही अमेंडमेंट है, इसके अलावा कोई भी एडिशनल अमेंडमेंट आपके चैप्टर नंबर 9 में नहीं है। जितना आपको पढ़ाया गया है उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 1 में जो लास्ट अमेंडमेंट आपका आया है वो आया है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में। कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस गाइस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में, सॉरी, चैप्टर नंबर 13 क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। तो हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ा है, इनबाउंड मर्जर, आउटबाउंड मर्जर, जो हमारे ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शंस जहाँ पे आप मर्ज कर सकते हो वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ पढ़ा है, ठीक है। बट हम लोगों ने हर जगह मर्जर की बात की है। इस केस में क्या हुआ था, सन फार्मास्यूटिकल्स ने अपने कंपनी में एक डीमर्जर करने का प्लान किया। सन फार्मास्यूटिकल्स ने बोला कि मेरी ये जो कंपनी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अंडरटेकिंग्स हैं, लेट्स से इसमें 4 अंडरटेकिंग्स हैं, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। इसमें से हम सी एंड डी को डीमर्ज करना चाह रहे हैं। सी को डीमर्ज करके हम नेदरलैंड्स की एक कंपनी के पास भेजेंगे एंड डी को डीमर्ज करके हम यूएस की एक कंपनी के पास भेजेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर, दिस इज नॉट क्रॉस बॉर्डर मर्जर, दिस इज क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर। तो सन फार्मास्यूटिकल्स जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसने बोला कि मेरे पास 4 कंपनीज है, ए, बी, सी एंड डी। इसमें से हम सी को, मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स है, ए, बी, सी एंड डी, इसमें से हम सी डिपार्टमेंट को निकाल के डीमर्ज करके नेदरलैंड्स वाली कंपनी के पास भेजना चाह रहे हैं एंड डी वाले डिपार्टमेंट को निकाल करके हम यूएस की कंपनी के पास ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आई एम डीमर्जिंग माय डिपार्टमेंट्स इनटू अदर कंपनीज। बोथ दीज कंपनीज आर इंटरनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, एंड देयरफॉर इट्स अ क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर। जब वो ये सब चीज का पूरा प्लानिंग हो गया, सब चीज हो गया, वो लोग पहुंची कोर्ट के पास, तो अप्रूव भी हो गया एक्चुअली, बीएससी, एनएससी सब ने अप्रूवल दे दिया, एनसीएलटी ने भी एक्चुअली उनके पास अप्रूवल दे दिया। लेकिन जब रीजनल डायरेक्टर के पास ये बात पहुंची तो रीजनल डायरेक्टर ने बोला सॉरी, हम इसको अप्रूवल नहीं दे सकते। क्यों रीजनल डायरेक्टर अपने बोला अप्रूवल नहीं दे सकते? बिकॉज क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर के बारे में कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बनाया ही नहीं गया है। अकॉर्डिंग टू रीजनल डायरेक्टर देयर इज नो प्रोविजन व्हिच टॉक्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर। तो कंपनी ने बोली क्या बकवास कर रहे हो, सेक्शन 234 है ना। तो आरडी ने बोला सेक्शन 234 टॉक्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। तो कंपनी ने बोला कि बहुत जगह हम लोग मर्जर्स में डीमर्जर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, कई जगह मर्जर्स इंक्लूड द वर्ड डीमर्जर्स, जैसे सेक्शन 230 में हम लोग ने मर्जर की बात की है, सेक्शन 232 में हम लोग ने मर्जर की बात की है, लेकिन हम लोग ने कहीं पे भी डीमर्जर का अलग से बात नहीं किया। फिर भी जब डीमर्जर करना होता है तो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो सेम अप्लाइज टू सेक्शन 234 ऑल्सो। तो इन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे डीमर्जर का नहीं कोई प्रोविजन बनाया गया। देयर आर मल्टीपल रीजंस। 1, सेक्शन 234 डज नॉट टॉक अबाउट डीमर्जर। 2, इनकम टैक्स, 2, फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइंस जो दिए गए हैं, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप क्रॉस बॉर्डर मर्जर कर रहे हो। सो क्रॉस बॉर्डर मर्जर के लिए देयर आर फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइंस, राइट, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। उन फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइंस में भी कहीं पे भी डीमर्जर के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। कहीं पे भी डीमर्जर के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। वहां पे क्लियर कट लिखा गया है मर्जर एंड अमैल्गमेशन। कहीं पे भी सेक्शन 234 उनके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, जो आरबीआई गाइडलाइंस है, आरबीआई रूल्स है, फेमा गाइडलाइंस है, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर हो सकता है या क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर के लिए ये प्रोविजन है। देयरफॉर बिकॉज सी डीमर्जर जब नॉर्मल होता है कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा गया, बट बाकी जगह तो लिखा गया ना, टैक्स में लिखा गया है, इधर अकाउंटिंग में लिखा गया है, कई जगह लिखा गया डीमर्जर के बारे में। सो वी नो कि डोमेस्टिक डीमर्जर इज अलाउड, क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर के बारे में किसी भी लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है। So keeping in mind all these things, the court held that क्या बोलते हैं कि the rules, the act, the guidelines, everything is silent about cross border demergers, and therefore in India cross border demergers are not allowed. So guys, ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि इंडिया में क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर्स अलाउड नहीं होते हैं, केवल क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स अलाउड होते हैं। देयरफॉर इस केस में तो ऑफ कोर्स एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया था एप्लीकेशन। उन्होंने बोला कि आरडी जो बोल रहा है सही बोल रहा है, पहले वी वर ऑफ द व्यू के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट व्हाट आरडी इज सेइंग मेक्स सेंस एंड देयरफॉर वी आर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। तो आरडी ने यहाँ पे आरडी के बात पे एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया एंड इट हेल्ड दैट इन इंडिया क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर्स कैन नॉट हैपन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सके तो इसका नाम याद कर लेना, हो सके तो इसका नाम याद कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
समझ आया? इसके अलावा पार्ट 1 में आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया गया है, पार्ट 1 में आपको कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ गाइस? पार्ट 1 में यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एडिशनल, दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू नीड टू नो एडिशनल जो आपका अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। ठीक है, अब आते हैं अपने पार्ट 2 में। पार्ट 2 में गाइस बहुत सारे केस लॉज ऐड किए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस भी है, बट मेजरली बहुत सारे केस लॉज ऐड किए गए हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट दीज केस लॉज आर द सेम जो हमारे केस स्टडी वाला जो हम लोग ने केस लॉ वाला चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर नहीं एक्चुअली जो चैप्टर के एंड में केस लॉज है जिसका वीडियो साथ में अपलोड हुआ था, उसी चैप्टर में उन्हीं केस लॉज से केस लॉज रिलेटेड एकदम सेम वही केस लॉज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। सो कुछ बहुत नया आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने वो केस लॉ वाला वीडियो देखा है, उसके नोट्स पढ़े, तो आपको यहाँ पे एडिशनल ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। ठीक है, फिर भी विल सी क्या क्या दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2। पार्ट 2 में पहला चैप्टर इज चैप्टर 14 जो विच टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी में बेसिकली दो अमेंडमेंट्स आए। पहला अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू IBBI ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्स एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन बाय IPA एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। तो पहले क्या था, ये जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्स। सो व्हेन कोविड हैपेंड ना, आप IPAs और वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन इन सब के जो कोर्सेज होते थे पहले ऑनलाइन नहीं होते थे, आपको जाके करना पड़ता था। जब कोविड हैपेंड तो ऑल दिस कुड नॉट हैव हैपेंड, कुछ ये सब कुछ आप फिजिकली कर नहीं सकते थे। तो पीपल स्टार्टेड, तो मतलब IBBI ने एक गाइडलाइंस निकाला था कि ठीक है तुम लोग ऑनलाइन ये सब चीज का एजुकेशनल कोर्सेज करा सकते हो, ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट देयर वाज एन एक्सटेंशन, देयर वाज अ लिमिट, टाइम लिमिट टू दैट, कि ये जो गाइडलाइंस है ऑनलाइन जो इसको कराने का हम आपको परमिशन दे रहे हैं, दैट विल ओनली बी देयर फॉर 1 ईयर। 1 साल तक के आपके पास रहेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करा सकते हो। तो दिस ईयर एंडेड मे बी लेट्स से on 31st March 2021। 31st March 2021 तक ही आपको टाइम मिला था कि आप तब तक ही इन गाइडलाइंस के हिसाब से ऑनलाइन कोर्सेज करा सकते हो, बट कीपिंग इन व्यू द कोविड सिचुएशन इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया एंड दिस गॉट एक्सटेंडेड टिल 31st March 2022। ठीक है, which effectively is also over now, but then आपके में ये अमेंडमेंट दिया गया तो यू just telling you। ठीक है, so this was the first amendment। ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। द सेकेंड अमेंडमेंट जो आपको पढ़ना है, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। Now guys, circle back to CIRP। ठीक है, CIRP में जब हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट? अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करती है NCLT। लेकिन रेफरेंस कौन देता है? रेफरेंस देता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमें पता है। IBBI रेफर करता है कि किसको अपॉइंट करना है, NCLT अपॉइंट करती है उसको। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था ना गाइस, इतने दिनों से ये जो रेफरेंस के चक्कर में ना बहुत इश्यूज आ रहे थे। IBBI को समझ ही नहीं आता था कि किस इंसान को ले, कैसे 10 दिन का टाइम लिमिट होता है, 10 दिन के अंदर हम लोग कैसे इंसान को ले, उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसके क्वालिफिकेशंस चेक करें, उसकी क्वालिफिकेशंस आर ओके फॉर दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, वो देखे, सब बहुत कुछ देखना पड़ता था। एंड IBBI से 10 डेज के अंदर ये नहीं हो पा रहा था। Because imagine ना पूरे इंडिया में you have to select one person who is qualified, who has the requisite experience, who you think will be able to tackle the complete insolvency resolution process। तो it was getting very chaotic। तो यहाँ पे IBBI ने एक नया लिस्ट लाया। IBBI ने बोला एक काम करते हैं, हम लोग पहले से एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखते हैं ऑफ पैनल ऑफ IPs। ठीक है, हम लोग पहले से एक पैनल ऑफ IPs का लिस्ट प्रिपेयर करके रखते हैं जहाँ पे IP का नाम, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपर्टीज, उसका रिक्विजिट एक्सपीरियंस, सब चीज लिखा रहेगा। जब भी IBBI के पास कोई आएगा कि मेरे को रेफरेंस दो, रेफर सम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसको बस वो पैनल खोलना है, उस पैनल में से किसी भी एक इंसान का नाम सजेस्ट कर देना है। ठीक है, तो IBBI का काम इजी रखने के लिए, इजी करने के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर किया गया है जिसको बोल जाता है पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू बी अपॉइंटेड एज IRPs, लिक्विडेटर्स, RPs एंड बैंक्रप्सी ट्रस्टीज। इस पैनल का नाम है पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू एक्ट एज IRPs, लिक्विडेटर्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एंड बैंक्रप्सी ट्रस्टीज। ऐसा एक पैनल बनाया गया है, उसमें कई सारे लोगों का बैकग्राउंड चेक करके ऑलरेडी नाम दिया गया है। ठीक है, दिस विल गेट रिवाइज्ड एवरी नाउ एंड देन, हर पीरियोडिकली इट विल गेट रिवाइज्ड, बट ये पैनल बना हुआ रहेगा, ये लिस्ट बना हुआ रहेगा। जब भी IBBI के पास कोई आएगा कि भाई एक इंसान को अपॉइंट कर दो, IBBI विल जस्ट सी, अच्छा इसको अपॉइंट कर दो, वो नाम रेफर करेगा NCLT के पास एंड NCLT विल अपॉइंट। समझ पाया? तो वो प्रोसेस को और स्मूथ करने के लिए, फास्टर करने के लिए हम लोगों ने ये पैनल बना के रख दिया। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ये पैनल का क्या काम है? क्लियर हुआ? बढ़िया।
ये दो अमेंडमेंट्स थे आपके चैप्टर नंबर 14 में। अब इसके बाद आपको केस लॉज ही पढ़ने। पहला केस लॉ इज इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। पहला केस लॉ है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। इस केस में एक पंगा आया था कि महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट 1958 एक तरफ की बात बोल रहा था एंड आईबीसी दूसरी तरफ की बात बोल रहा था। तो द क्वेश्चन वाज व्हिच वन शुड प्रिवेल। अगर आईबीसी के साथ कोई और एक्ट है जो उल्टी बात बोल रहा होता है, जो उल्टा बात बोल रहा होता है या उससे कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोल रहा होता है, तो व्हिच एक्ट विल प्रिवेल। इस पे हम लोगों ने इसी डिस्कस किया कि आईबीसी हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। IBC में there is a particular section which says that IBC will override all the laws in force on the day of its enactment. तो जिस दिन IBC enact हुआ था उस दिन जितने भी laws थे in force उन सब के ऊपर IBC will override and prevail. तो इस केस में because Maharashtra Relief Undertaking Act was enacted in 1958 and IBC came in 2016, IBC has an overriding right over this Maharashtra Relief Undertaking Act. Therefore, IBC will override it. This is one particular case जो आया था in innovative industry. समझ में आया सबको? So basically IBC will override any law that has been enacted before IBC came into picture. ठीक है? And this also includes the Income Tax Act. मतलब अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो आईबीसी में इस तरफ बोल रहा है और इनकम टैक्स एक्ट में भी इस तरफ बोल रहा है, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट वाज एनैक्टेड इन द ईयर 1961 व्हिच इज बिफोर आईबीसी केम इनटू पिक्चर, आईबीसी विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर इनकम टैक्स एक्ट आल्सो एंड इट विल ओवरराइड इनकम टैक्स एक्ट. So IBC has overriding effect over all the acts which have been enacted before IBC came into picture. समझ आया सबको? Very simple. ठीक है? सेकेंड केस है अरुण कुमार जगतराम का वर्सेस जिंदल स्टील पावर लिमिटेड. यहाँ पे एनसीएलटी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आईबीसी के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली कि व्हाई इज आईबीसी सच ए गुड लॉ, आईबीसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, आईबीसी को आपको किस पर्सपेक्टिव से देखना है, आईबीसी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आईबीसी में क्या क्या चीज कैसे कैसे डील करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस केस कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि आईबीसी परसीव्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आईबीसी के अंदर जितने भी प्रोविजंस है वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करती है, वो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करती है, वो किसी भी तरीके से किसी का भी जंगल राज यहाँ आने नहीं देती. मतलब एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक, everything is very transparent, everything is very open. Those who want to come those who come under IBC will be able to have a very good corporate governance. यहाँ पे cheating का, fraud का scope is very very less. ठीक है. सेकेंड चीज उन्होंने बोला कि आईबीसी में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को हम अकेले कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जैसे नहीं देखते हैं. ऐसा नहीं हो कि कंपनी के पास पैसा खत्म हुआ, कंपनी को पैसा दे दो, बात खत्म हो गई. नो, दैट इज नॉट हाउ आईबीसी परसीव्स इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए आईबीसी सबसे ज्यादा दिमाग में पब्लिक इंटरेस्ट को रखता है. आईबीसी कीप्स इन माइंड पब्लिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी. ऐसा नहीं कि अच्छा कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, लो इसको 100 करोड़ दो, इसका इंसॉल्वेंसी खत्म कर दो. नो, I want economic growth of the company also. I want public interest to not get affected also. So IBC के अंदर yes, we resolve insolvencies, but we also take care of other things like public interest and economic growth of the company. उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आईबीसी में क्रेडिटर्स को हम लोगों ने राइट दिया टू मेक डिसीजंस. व्हाई? बिकॉज क्रेडिटर्स का जब पैसा फंसा होता है ना, देन दे विल टेक फास्ट डिसीजंस. शेयर होल्डर्स कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ठीक है पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, बट क्रेडिटर्स का पैसा फंसा हुआ है तो क्रेडिटर्स टेक फास्ट डिसीजन. दैट इज व्हाई क्रेडिटर्स को राइट दिया गया है, सो दैट टाइमली रिजॉल्व हो सके अपना इंसॉल्वेंसी. उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आईबीसी एंश्योर करता है कि अगर मान लो किसी भी केस में ऐसा हो रहा है कि कंपनी का इंटरेस्ट एंड प्रमोटर्स का इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कभी भी आप कंपनी के इंटरेस्ट को दांव पे नहीं लगाओगे. आईबीसी में वी डू नॉट केयर अबाउट प्रमोटर्स इंटरेस्ट. हमें नहीं फर्क पड़ता. All we care about is the company's interest. कंपनी के इंटरेस्ट में जो अच्छा होगा हम उसी पे दिमाग लगाएंगे. We will not put our heads in what is good for the promoters. We don't care. ठीक है. लास्ट में बोला गया कि आईबीसी जो है वहां पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज द प्राइमरी ऑप्शन. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए आईबीसी बनाया गया है. प्लीज कीप इन माइंड कि इवन दो देयर आर प्रोविजंस फॉर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव. लिक्विडेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट. लास्ट रिजॉर्ट मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप लिक्विडेशन करोगे, नहीं तो बैठे बिठाए आप लिक्विडेशन नहीं करोगे. सो ये सारे पॉइंट्स कोर्ट ने बोले थे अबाउट आईबीसी. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. आपसे नहीं पूछा जाएगा अरुण कुमार जगतराम में कोर्ट ने क्या बोला था. दीज आर जस्ट गिवन टू यू सो दैट यू गेट एन आइडिया कि अच्छा कोर्ट का ये ऑब्जेक्टिव है, आईबीसी का ये ऑब्जेक्टिव है, कोर्ट ने इस नजर से इन्हें देखा है. अगर आप अपने आंसर्स में हियर एंड देयर एक दो जगह डाल दो ये सब पॉइंट्स, तो इट विल बी मेरियर, इट विल बी बेटर. बट मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस डायरेक्टली. समझ आया सबको?
नेक्स्ट केस है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वर्सेस अमित गुप्ता। यहाँ पे भी कोर्ट ने यही रीइटरेट किया है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ आईबीसी इज टू एंश्योर रिवाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेटर। कहीं पे भी आईबीसी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम कंपनी को लिक्विडेट कर दे। हम लोगों ने जब इसका लॉन्ग टाइटल पढ़ा था, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनीज ब्ला ब्ला ब्ला, वो पढ़ा था। कहीं पे भी लिक्विडेशन था क्या? नहीं था, बिकॉज आईबीसी बनाया ही नहीं गया लिक्विडेशन के लिए। लिक्विडेशन तो हमने लास्ट रिजॉर्ट दिया कि अच्छा अगर कुछ नहीं हो पाए तब लिक्विडेट करना। सो लिक्विडेशन इज नॉट समथिंग विच इज एनविसाज अंडर आईबीसी। आईबीसी के अंदर हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ही एनविसाज करते हैं। लिक्विडेशन इज समथिंग जो एकदम लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करना चाहिए। समझ आया सबको? वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस, वी ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस, वी आर जस्ट रिवाइजिंग बिकॉज आपकी इसमें ऐड किया गया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 में आपके इतने ही अमेंडमेंट्स आए थे। 2 अमेंडमेंट्स है एंड 2-3 केस लॉज है। एक्सक्यूज मी। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 में, पिटीशन फॉर सीआईआरपी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है ना। होता क्या था ना, जब अभी तक जो चल रहा था उसमें ना क्या होता था, लोग जब अपना रेजोल्यूशन प्लान देते थे तो उसको बोलते थे रुको रुको मेरे को अमेंड करना है, रुको रुको मेरे को मॉडिफाई करना है। कंपनी जब अपना इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती थी तो बोलती थी रुको रुको मेरे को मॉडिफाई करना है, रुको रुको मेरे को इसको अमेंड करना है। कभी भी जब क्या बोलते हैं, सो बेसिकली कंपनी भी गड़बड़ कर रही थी, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी गड़बड़ कर रहे थे एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स भी गड़बड़ कर रहे थे। जब तुमको पता है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है तो भाई तुम जल्दी जल्दी काम करो ना। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी, इन्विटेशन डाल दी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, 2 दिन बाद बोलती है अरे अरे रिट्रैक्ट करो मेरे को उसमें मॉडिफिकेशन करना है। फिर मॉडिफाई करके 5 दिन बाद डाली, फिर बोलती है अरे अरे रिट्रैक्ट करो मेरे को और मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफिकेशन के चक्कर में 1 महीना निकल जाता था। वो 1 महीना में ये सब मॉडिफाई करके डाली वाली सब चीज आया, रेजोल्यूशन प्लान आया, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने भी सेम हरकत स्टार्ट कर दी, रुको रुको मेरे को मॉडिफाई करना है, रुको रुको मेरे को मॉडिफाई करना है। सो आईबीबीआई ने बोला दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, राइट। आप बार बार अगर मॉडिफिकेशन के लिए लेते रहो, बार बार मॉडिफाई करते रहो तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, हमारे टाइमली मैनर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आईबीबीआई सीआईआरपी रेगुलेशंस में अमेंडमेंट लाया गया। यहाँ पे बोला गया कि सी यू कैन मॉडिफाई इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बट नॉट मोर देन वंस। आप जब भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती है, अगर उसको मॉडिफाई करना है वो उसको कर सकती है मॉडिफाई, बट नॉट मोर देन वंस। एक ही बार आप मॉडिफाई कर सकते हो। सेम वे जो रेजोल्यूशन प्लान्स हम लोग रिसीव करते हैं, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं, उन पे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, बट नॉट मोर देन वंस। एक बार में मॉडिफाई करना है जो करो, बार बार ये नाटक मत करो मॉडिफाई करने का। हमें भी कंफ्यूजन होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, तुम भी बेमतलब पगलाते हो। इससे बेटर है एक ही बार मॉडिफाई करने का। सो यहाँ पे बेसिकली टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इनके राइट्स को हम लोगों ने लिमिट करके रख दिया है। ठीक है, समझ में आया? साथ साथ इसमें ये भी बोला गया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो प्लान्स आगे भेजेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास, क्रेडिटर्स केवल उन्हीं प्लान्स को देखेगी जिन जो प्रॉपर टाइम में अपना प्लान्स जमा कर चुके हैं, उन्हीं प्लान्स को देखेगी जो प्रॉपर टाइम में आ गए थे, जिनका नाम लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स में है एंड जो कंप्लाई करती है विद ऑल दी प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास आता है जो टाइम स्पेसिफाई किया गया था उसके बाद आया है, या जिसको रेजोल्यूशन जिसका नाम लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स में नहीं है, या जो लॉ के साथ कंप्लाई नहीं करती है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल नॉट डिस्कस सच अ प्लान। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये सब चीज आया था व्हाई, सो दैट हम बहुत ही स्मूथ सीमलेसली इस प्रोसेस को लेके जा सके। वी डोंट वांट कि बेमतलब का हैसल हो, बेमतलब का पंगा हो। वी वांट दिस प्रोसेस टू बी वेरी सीमलेस, बहुत आराम से, एंड दैट इज व्हाई हम लोगों ने ये प्रोविजंस बनाए। समझ आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आता है ये गाइडलाइंस, इंटरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज आईआरपी, लिक्विडेटर, बैंक्रप्सी ट्रस्टी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इनके लिए गाइडलाइंस निकला था। रिमेंबर अभी जो ऊपर वाले प्रोविजन में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द लिस्ट ऑफ पैनल ऑफ आईपीज, वो इन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू बना है। ये गाइडलाइंस बेसिकली बताते हैं कि कैसे आईपी, किसका आईपी का नाम आईबीबीआई को रेकमेंड करना है, कैसे लिस्ट ऑफ आईपीज हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं आईपी का, वन हिज नेम हैज बीन सजेस्टेड, व्हाट राइट्स द आईपी हैज। सो बेसिकली जो हम लोगों ने ऊपर पैनल ऑफ आईपीज का बारे में पढ़ा था ना, वो कहाँ से आया? वो आया फ्रॉम दीज गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस ने बोला कि आप एक पैनल ऑफ आईपीज बना के रखो, आप एक लिस्ट बना के रखो, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर एवरीबडी। So these are the guidelines which talk about the panel and IP को कैसे recommend किया जाएगा, IP का क्या क्या obligations है, expression of interest में कैसे IB कैसे deal करेगा, all those things। समझ में आया?
समझ में आया सबको? ठीक है, नाउ आते हैं केस लॉज अंडर चैप्टर 15। चैप्टर 15 पेटिशन फॉर सीआईआरपी के अंदर भी कुछ केस लॉज पढ़ने हैं। पहला केस लॉ इज रमेश काइमाल वर्सेस सीमेंस गणेशा। वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ। नाउ यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा था कि क्या एनसीएलटी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे चेक करना चाहिए कि कोविड के वजह से कंपनी बर्बाद हुई है या नॉर्मल में कंपनी बर्बाद हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन उठा था। कई कंपनीज ऐसी हुई ना जो इंसॉल्वेंट हो गई ड्यूरिंग द कोविड सीजन, ड्यूरिंग द कोविड जो पूरा अपना लास्ट 2 ईयर से अपना चल रहा है पंगा। तो जो कोविड के सिचुएशन में जो कंपनीज बैंकरप्ट हुई है या जो कंपनीज बैंकरप्ट नहीं, जो कंपनीज इंसॉल्वेंट हुई है, क्वेश्चन वाज एनसीएलटी के पास अगर उनके लिए कोई एप्लीकेशन आता है तो क्या एनसीएलटी को देखना चाहिए कि कोविड की वजह से हुआ है, कोविड की वजह से कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है? द सिंपल आंसर इज नो। ये जो कोड है ये कहीं पे भी ये चीज नहीं बोलता कि आप कोविड के वजह से देखो या आप इस रीजन से सीआईआरपी इनिशिएट करा सकते हो, इस रीजन से तो नहीं करा सकते हो। The code does not distinguish between why you became insolvent. आप कोविड की वजह से इंसॉल्वेंट हुए हो या अपनी हरकतों की वजह से इंसॉल्वेंट हुए, कोड डज नॉट केयर। व्हाट कोड केयर्स अबाउट इज दैट यू शुड बी रिवाइव्ड। आपका रिवाइवल हो जाना चाहिए, आपका प्रॉपर्ली इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। कोड को उतना ही मतलब है। कोड को कहीं पे भी किसी भी तरीके से ये मतलब नहीं है कि आपका इंसॉल्वेंसी क्यों हुआ था, अच्छा आपका इंसॉल्वेंसी कोविड की वजह से हुआ था, चलो हम तुमको थोड़ा और टाइम दे देते। नो, आपका इंसॉल्वेंसी हो गया, बात वहीं खत्म हो गई, आपका सीआईआरपी इनिशिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया कि सेक्शन 10 इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन जहाँ पे बोला गया कि एनसीएलटी इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल हेल्थ कितना अफेक्ट हुआ है, उसके पहले कितना खराब था, कितना खराब नहीं था, ये सब कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। सो एनसीएलटी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है ही नहीं। एनसीएलटी को बस देखना है डिफॉल्ट हुआ है क्या, इंसॉल्वेंट हुआ है क्या, अच्छा डिफॉल्ट हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है, सीआईआरपी इनिशिएट कर दो। Because IBC का ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइव कंपनीज, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सी कि किस वजह से हमारा इंसॉल्वेंसी हुआ है एंड उसके बाद देन रिवाइव। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। समझ में आया सबको? सो दिस वाज डिसाइडेड अंडर द केस ऑफ रमेश काइमाल वर्सेस सीमेंस गणेशा रिन्यूएबल पावर लिमिटेड। समझ में आया सबको? इसके साथ साथ यहाँ पे ये वही समझाया गया कि आईबीसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कंपनी रिवाइव करो, हर कंपनी को एक मौका मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, समथिंग वी ऑलरेडी नो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस का नाम आपको नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये आपके केस लॉज वाले चैप्टर में भी है। केस लॉज वाला जो आपका हर चैप्टर के पीछे केस लॉज है ना, ये केस वहाँ पे भी है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एक कंपनी थी जिसका 2013 में नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया था लोन। उसने बैंक एक्स से लोन लिया था और 2013 में बैंक एक्स ने बोल दिया तुम्हारा लोन इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट नाउ। ठीक है, मतलब तुमने डिफॉल्ट कर दिया है। उसके बाद बैंक एक्स ने स्टार्ट किया कि सार्फेसी के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए। 4 साल हो गया सार्फेसी के अंदर प्रोसीडिंग्स होते हुए। बाद में 2017 में जब प्रोसीडिंग्स खत्म हुए तो 2018 में बैंक ने सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। तो कंपनी आके बोली सुनो लिमिटेशन पीरियड तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का होता है, 3 इयर्स हमारा खत्म हो चुका है। 2013 में पंगा हुआ था, 2016 में लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, तुम कैसे 2018 में आ रहे हो मेरे अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि सी when it comes to limitation period under IBC you will have to exclude the time जो किसी और प्रोसीडिंग में लग गया है। अब जैसे यहाँ पे 4 साल तक सार्फेसी एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलते रहे तो ये 4 साल आप काउंट नहीं करोगे फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड। ये 4 साल यू विल नॉट काउंट, यू विल डायरेक्टली काउंट 17 एंड 18। तो अगर आप इन 5-6 साल से ये 4 साल हटा दो जिसमें सार्फेसी एक्ट चल रहा था तो हम अभी भी लिमिटेशन पीरियड के अंदर है एंड देयरफॉर इनको सीआईआरपी इनिशिएट करने का राइट दिया गया था। समझ में आया? सो व्हेन इट कम्स टू IBC एंड इट कम्स टू द फैक्ट दैट IBC के अंदर लिमिटेशन पीरियड कैसे देखा जाता है, तो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि अगर मान लो बीच में कोई और प्रोसीडिंग चल रहे थे, चाहे सिविल कोर्ट के पास हो, चाहे DRT के पास हो, चाहे सार्फेसी के अंदर हो, किसी के अंदर भी अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, you will have to ignore the time taken for that proceedings and you have to ignore that time while calculating the limitation period। समझ आया सबको? सो यहाँ पे बोला कि ये जो 4 साल सार्फेसी एक्ट चला था वो आप काउंट नहीं करोगे लिमिटेशन पीरियड के लिए, उसके बाद 2 ही साल हुए हैं, तो देयरफॉर दिस पिटिशन इज वेल विद इन द लिमिटेशन पीरियड। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अगला केस जो है वो केस है पायनियर अर्बन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है
उसको और आईबीसी को आपको कोएग्जिस्ट करना है। मान लो किसी रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर सीआईआरपी स्टार्ट हो जाता है, तो यू कांट जस्ट से कि नहीं ये रियल एस्टेट का केस है तो रेरा चलेगा, या ये इंसॉल्वेंसी का केस है तो आईबीसी चलेगा। यू कांट से दैट, बिकॉज एक रियल एस्टेट कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो रहा है, यू विल हैव टू फाइंड अ मिडवे। आपको रेरा एंड आईबीसी दोनों के प्रोविजंस को कोएग्जिस्ट कराना पड़ेगा, दोनों के प्रोविजंस को साथ में लेके चल के एक मिडवे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मान लो अगर प्रोविजंस एकदम ही ऑपोजिट है, रेरा बोल रहा है इस डायरेक्शन में जाओ, आईबीसी बोल रहा है इस डायरेक्शन में जाओ, इन सच केसेस आईबीसी विल प्रिवेल, in such cases IBC will prevail, but until unless you are faced with such a case you should try कि दोनों के provisions को आप harmoniously construct करो and एक midway निकाल के आप चलो। समझ में आया? So RERA and IBC must be interpreted coextensively, they should be harmoniously constructed and वहाँ पे आपको एक के ऊपर दूसरा नहीं बैठाना है until unless the provisions are absolutely opposite। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। नेक्स्ट केस है केस नंबर डी। रमेश कायमाल में ही ये चीज डिस्कस हुआ था, रमेश कायमाल वर्सेस साइमंस में ये चीज डिस्कस हुआ था। यहाँ पे बस क्लियर किया गया है इनिशिएशन डेट क्या होता है एंड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होता है। तो गाइस आप लोगों को पता है इनिशिएशन डेट इज द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन टू फाइल टू इनिशिएट सीआईआरपी इज फाइल्ड। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया जाता है उस दिन को हम इनिशिएशन डेट बोलते हैं, और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होता है जिस दिन वो एप्लीकेशन जिस दिन को वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। रिमेंबर गाइस हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया था, इनिशिएशन डेट द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, राइट। तो यहाँ पे वही चीज क्लियर किया गया है, नथिंग न्यू। और ये आपको उस केस लॉस वाले वीडियो में भी पढ़ाया गया है, उसमें भी ये चीज दिया गया है। ये सारे केसेस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपको उस वीडियो में भी पढ़ाया गया है, बिकॉज सारे चैप्टर्स के एंड में ये सारे केसेस है ऑलरेडी, वापस इन्होंने सप्लीमेंट में केसेस डाल दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है केस नंबर मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सेक्शन 7 के प्रोविजन को चैलेंज किया गया था। तो अभी बाय एन अमेंडमेंट सेक्शन 7 के में ना प्रोविजन डाला गया। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का एप्लीकेशन। वहां पे एक प्रोविजन डाला गया जो ये बात बोलता है कि अब अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो एटलीस्ट 100 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बाय नंबर और 10% बाय नंबर, विच एवर इज लेस वो आएंगे तभी वो लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दिस इज द सेम एज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 100 मेंबर्स या 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स होना चाहिए ना, वैसे यहाँ पे एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 10% यहाँ पे दिया हुआ है, एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, ये लोग आएंगे तभी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आप उससे कम में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो इस प्रोविजन को यहाँ पे चैलेंज किया गया था, बोला गया था ये कौन सी बात हुई, अगर हम एक अकेले फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मेरा डिफॉल्ट हुआ है, तो आप मेरे को क्यों इनिशिएट करने नहीं दे रहे हो सीआईआरपी अकेले, ये तो गलत बात हो गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने समझाया कि सी अगर हम हर एक इंसान को अलग अलग फाइल करने दे देंगे तो उससे दो प्रॉब्लम होगा। वन, बहुत ज्यादा केसेस फाइल होने लग जाएंगे कोर्ट्स के पास। इंडिया में कोर्ट्स के पास ऐसी केसेस की कमी नहीं है, बहुत सारे बैकलॉग्स है। तो वी वांट टू एंश्योर कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो जाए। अगर कुछ लोगों को साथ में प्रॉब्लम है, आप लोग साथ में आके एक केस फाइल कर दो, ठीक है। एंड सेकेंडली दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट फ्रिवलस केसेस। अगर मान लो मेरे को किसी कंपनी से खुन्नस जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिए, कंपनी का नुकसान तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो ये दिस विल एंश्योर कि फ्रिवलस केसेस ना आए। क्यों? बिकॉज अगर 100 क्रेडिटर्स साथ में ये बात बोल रहे कि डिफॉल्ट हुआ है, मतलब कंपनी ने जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ किया होगा, या अगर 10% क्रेडिटर्स बोल रहे कि गड़बड़ हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ किया ही होगा, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि सी ये जो प्रोविजन है दिस इज देयर जस्ट टू एंश्योर कि फ्रिवलस केसेस ना आए, मल्टीपल केसेस ना आए, कहीं पे भी आपको रोका नहीं जा रहा है। और अगर आपको जेन्युइन है, आपका जो भी प्रॉब्लम हो जेन्युइन है, तो देयर विल बी अदर क्रेडिटर्स हु विल हेल्प यू आउट। तो आप टेंशन मत लो, ये कहीं पे भी आपके राइट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये हम लोगों ने बस एक सेफगार्ड डाल दिया है कि यू नो मिसयूज ना किया जाए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सेक्शन 7 के थर्ड प्रोविजन को भी चैलेंज किया गया था। तो सेक्शन 7 का जो थर्ड प्रोविजन है वो ये बात बोलता है कि जहां पे भी अगर मान लो ये अमेंडमेंट आने के बाद कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, मान लो ये अमेंडमेंट आया 31 दिसंबर 2010 को, 31 दिसंबर 2019 को, मान लो मैंने एप्लीकेशन इससे पहले फाइल कर दिया था, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन इससे पहले फाइल कर दिया था, मेरा एप्लीकेशन अभी तक डिस्कस हुआ नहीं है।
तो यहाँ पे एक जो प्रोविजो ये बात बोलता है कि अगर मान लो कोई भी एप्लीकेशन इस अमेंडमेंट के आने के पहले फाइल हो चुका है लेकिन उस पर अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो उन एप्लीकेंट्स को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो इस प्रोविजो से कंप्लाई कर ले विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। मतलब अगर मान लो मैंने अकेले एक एप्लीकेशन फाइल किया था बिफोर 31 दिसंबर 2019, मेरा एप्लीकेशन अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि अगले 30 डेज के अंदर हम या तो 100 मेंबर्स या 10%, 100 मेंबर्स या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, 100 क्रेडिटर्स या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, उनका हम इसमें सपोर्ट लेके आ जाए। मतलब बेसिकली अगर आपने पहले फाइल कर दिया इट्स ओके, अगर आपका डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि 30 डेज के अंदर आप ये 100 नहीं तो 10% वाला जो प्रोविजन है उससे कंप्लाई कर रहे हैं। समझ आया सबको? ठीक है। सो इस केस में मनीष कुमार वाले केस में जो नया अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविजंस लाया गया है उनको चैलेंज किया गया। क्लियर हुआ गाइस? गिव मी 1 सेकंड गाइस। हाँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस का नाम है आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जो टाइमलाइंस दिया गया है अंडर आईबीसी सेक्शन 12 के अंदर 180 डेज प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन, क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है या डायरेक्टरी प्रोविजन है? गाइस आई डोंट इवन नो ये क्यों दिया गया, बिकॉज हमें ये चीज एकदम क्लियरली पता है कि टाइम इज एन एसेंस इन आईबीसी। आईबीसी में टाइम को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है एंड देयरफॉर दिस पीरियड गिवन अंडर सेक्शन 12 इज अ मैंडेटरी पीरियड। अगर आप इसके अंदर नहीं कंप्लीट करते हो अपना सीआईआरपी तो आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट? तो दिस इज मैंडेटरी, इट्स वेरी चिंदी थिंग। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है जो सेक्शन 12 में अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि द टाइम लिमिट टू कंप्लीट सीआईआरपी इज 180 डेज with an extension of 90 days but the maximum time period will be 330 days. What does it mean? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया C 180 days is your time period for CIRP. इसमें आपको 90 days extension मिल जाता है, तो आपका प्रोसेस के लिए टोटल 270 days ही है। बट अगर आपका बीच में लिटिगेशन हो जाता है जिसकी वजह से डिले हो रहा होता है तो आपको मैक्सिमम 330 डेज मिलेगा। ठीक है। नाउ इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इफ 330 डेज से ज्यादा ना हो? व्हाट इफ 330 डेज से ज्यादा लग जाए मेरे को, क्या ये 330 डेज मैंडेटरी है? 270 हमें पता है मैंडेटरी है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 270 इज मैंडेटरी, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। बट अगर मान लो लिटिगेशन आ जाए तो क्या 330 डेज मैंडेटरी होता है? उससे ज्यादा अगर लिटिगेशन चल गया तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला नहीं, 330 डेज मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है। 330 डेज इज अ डायरेक्टरी प्रोविजन, ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगर लिटिगेशन वगैरह के चक्कर में आपका टाइम और आगे जा रहा है देन दिस 330 डेज का टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड। This 330 days का टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। 270 इज मैंडेटरी बट जो एडिशनल टाइम लिमिट है और 330 बन रहा है दैट इज नॉट मैंडेटरी। क्लियर हुआ गाइस? जोई व्हाट हैपेंड? नो सिट, गुड बॉय। क्लियर हुआ गाइस? तो ये आपका अमेंडमेंट आया था अंडर चैप्टर 15। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 16 के अंदर। चैप्टर 16 में भी कुछ अमेंडमेंट्स है, थोड़े बहुत केस लॉज है या थोड़े बहुत केस लॉज है एंड एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट में क्या दिया गया है कि अंडर दी सीआईआरपी रेगुलेशंस हम लोगों ने एक नया रेगुलेशन ऐड कर दिया जो ये बात बोलता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैज टू फाइल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स विद द बोर्ड एंड बोर्ड जो है वो इस इंफॉर्मेशन को जस्ट 1 सेकंड गाइस। Sorry guys, Joey was sleeping and he just woke up, इसलिए was barking। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया है इन द रेगुलेशंस जहाँ पे बोला गया है कि नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा वो जो भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है ना उसको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा बोर्ड को
एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे उस इंफॉर्मेशन को अपलोड करेगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने वेबसाइट पे उसने इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दिया। नाउ जब पहली बार ये रेगुलेशन आया था ना, तो उसमें बताया गया था क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो वहां पे एक इन्फॉर्मेशन जो था वो आइडेंटिफिकेशन नंबर को था, मतलब आप उसका पैन कार्ड नंबर या आप उसका आधार कार्ड नंबर या आप उसका पासपोर्ट नंबर वो भी दो। अब बताओ वेबसाइट पे, अगर आईबीबीआई के वेबसाइट पे आप किसी का पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर डाल दोगे तो वो तो मेरे प्राइवेसी का बैंड बच जाएगा, राइट? उस वजह से मेरी प्राइवेसी का बैंड बच जाएगा, करेक्ट? तो इसके लिए यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया जो बोला गया कि आप बाकी सारे इन्फॉर्मेशन दो, आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, सो यू डोंट हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर हुआ सबको? सो ये अमेंडमेंट लाया गया था इन द सीआईआरपी रेगुलेशंस। चलो अब आते हैं इसके केस लॉज में। पहला केस लॉ था अगेन आर्सेलॉरमित्तल। आर्सेलॉरमित्तल क्या बोलते हैं, हाँ, आर्सेलॉरमित्तल में पहला क्वेश्चन यहाँ ये इस केस में जो आपको पढ़ना है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो चेक करती है, रिमेंबर जब हमारे पास रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं तो वो 3 लेवल से गुजरते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पहले चेक करता है, फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स चेक करती है, फिर लास्ट में एनसीएलटी अप्रूव करता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेक कर रहा है उन रेजोल्यूशन प्लान्स को, तो वो क्या अपने मन से किसी भी प्लान को रिजेक्ट कर सकता है या उसको बस मेक श्योर करना है कि ऑल द प्लान्स जो वो फॉरवर्ड कर रहा है आर इन कंफर्मिटी विद द लॉ। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम है टू मेक श्योर कि जितने प्लान्स आगे जा रहे वो कंफर्मिटी ऑफ लॉस है। अगर वो लॉस के सारे प्रोविजंस को फुलफिल करते हैं, अगर वो सब चीजों को फुलफिल करते हैं, देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल हैव टू फॉरवर्ड इट। वो अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकता कि अरे ये प्लान अच्छा है, अरे ये प्लान बेकार है। नो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो राइट नहीं दिया गया है। उनका काम है ओनली टू चेक एंड कंफर्म कि सारे प्लान्स कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का राइट्स को यहाँ पे लिमिट करके रखा गया। दैट इज व्हाट वाज डिसाइडेड इन दिस केस। ठीक है, सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस का नाम है मक्वारी बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था किसी जब कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है वो जाता है सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए, तो उससे पहले डिमांड नोटिस भेजना पड़ता है, राइट? अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या डिमांड नोटिस ऑपरेशनल क्रेडिटर को भेजना पड़ेगा या उसके बिहाफ में उसका लॉयर भी भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम अ लॉयर फॉर रिलायंस। रिलायंस का किसी ने पैसा नहीं दिया, रिलायंस इज द ऑपरेशनल क्रेडिटर, उसे डिमांड नोटिस भेजना है। तो क्या डिमांड नोटिस रिलायंस के नाम से ही जाना चाहिए या वैभव चितलांगा के नाम से भी जा सकता है एज द लॉयर ऑफ रिलायंस? ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि लॉ हमारा ये बात बोलता है कि अ डिमांड नोटिस शुड बी इशूड बाय दी क्या बोलते हैं बाय दी ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इशू होना चाहिए ऑपरेशनल क्रेडिटर के नाम पे, मतलब रिलायंस के नाम पे इशू करना चाहिए, बट डिलीवरी करने के लिए एनीबडी, वो मेरे ऑफिस से भी डिलीवर हो सकता है, वो किसी और के ऑफिस से भी डिलीवर हो सकता है। देयरफॉर यहाँ पे दिया गया है कि the operational creditor or the operational creditor का authorized representative, it can be anybody, lawyer, CA, CS, anybody can issue the demand notice to the corporate debtor। समझ आया सबको? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ही भेजे, वो उसका कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है। क्लियर? नेक्स्ट केस है निखिल मेहता वर्सेस एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सिंपल क्वेश्चन ये था कि फ्लैट ओनर्स जो होते हैं जिनको रियल एस्टेट अलॉट कर दिया जाता है बट उन्हें अभी तक दिया नहीं गया है, आर दे कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर? दिस केस वाज डिसाइडेड बिफोर द अमेंडमेंट। याद है अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने फाइनेंशियल डेट के डेफिनेशन में डाला था कि रियल एस्टेट अलॉटीज का भी राइट फाइनेंशियल डेट में ही आता है, रियल एस्टेट अलॉटीज आर आल्सो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। उस अमेंडमेंट के पहले ये केस डिसाइड हुआ था जहां पे कोर्ट ने बोल दिया था यस, रियल एस्टेट अलॉटीज आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। व्हाई? बिकॉज रियल एस्टेट जब आप खरीदना चाहते हो, आप पैसा दे देते हो और आपको वो वापस मिलने वाला होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैट और अ प्रॉपर्टी, सो देयर इज एन assured return of your money. Now if that assured return does not come back, that means they have taken your money and that which they are supposed to give back to you in the form of a property which they have not given back, therefore you are financial creditors। बाद में अमेंडमेंट आ गया था 2018-19 में जहां पे रियल एस्टेट अलॉटीज डाल ही दिया गया था अंडर सेक्शन 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन में डाल दिया गया था, बट उसके पहले डिसाइड ऑलरेडी कोर्ट ने कर दिया था कि यस, रियल एस्टेट अलॉटीज आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट अगेन आर्सेलॉरमित्तल का ही केस है, उसमें एक और चीज डिसाइड हुआ गया था सेक्शन 29A में। ठीक है,
सेक्शन 29A में हम लोग ने क्या पढ़ा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। क्वेश्चन इज कि आप किस डेट को ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हो। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो किस डेट को चेक किया जाता है। इज इट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, बिफोर दैट, आफ्टर दैट, व्हेन। तो कोर्ट ने बोला रेजोल्यूशन प्लान जमा करने के पहले कंपनी ने कुछ भी किया हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन रेजोल्यूशन प्लान जमा हो रहा है ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान यू शुड बी एलिजिबल। You should be eligible on the date of submission plan, submission of resolution plan। जिस दिन आप रेजोल्यूशन प्लान जमा कर रहे हो उस दिन पे आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, ना तो उसके पहले और उसके बाद में तो ऑफ कोर्स आप फुलफिल करके ही रखोगे, राइट। तो हम उसके पहले का कुछ आपका नहीं देखेंगे, उस दिन यू शुड बी एलिजिबल, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया गया था कि 270 डेज जो CIRP के लिए होता है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट प्रोविजन। वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल केवल एग्जामिन करना पड़ता है, दे आर नॉट अलाउड टू डिसाइड ऑन एनीथिंग। वो एग्जामिन करो, आपको जो अपना एग्जामिनेशन में पता चलता है आप रिपोर्ट बना के भेज दो आगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेगी क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को केवल चेक करना है कि सब चीज लाइन में है, नहीं है तो आप वापस बोल दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कि देखो तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, 30 डेज के अंदर तुम इसको ठीक करके दो। 30 डेज के अंदर वो ठीक करके दे देता है, देन यू विल हैव टू फॉरवर्ड द प्लान टू दी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। यू कैन नॉट जस्ट से कि नहीं मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मेरे हिसाब से इट्स नॉट गुड। दैट इज नॉट फॉर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू डिसाइड। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल डिसाइड कि कौन सा प्लान अच्छा है कौन सा प्लान नहीं है, किस प्लान को आगे लेके जाना है किसको लेके नहीं जाना है। क्लियर हुआ गाइस? सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 17। चलो ज्यादा नहीं बचा अपना, आते चैप्टर नंबर 18 में, कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाला चैप्टर है, इसमें एक ही क्वेश्चन था कि जब कमिटी, ये जो केस है कल्पराज धर्मश्री एंड अनदर वर्सेस कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, कल्पराज धर्मश्री एंड अदर्स वर्सेस कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में एक ही चीज देखा गया है कि अगर मान लो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करके आगे भेज दिया, एनसीएलटी को लग रहा है कि ये रेजोल्यूशन प्लान में बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरे रेजोल्यूशन प्लान में बेटर पैसा मिल सकता है, तो क्या एनसीएलटी उसमें अपना दिमाग लगाएगी? इज एनसीएलटी रिक्वायर्ड टू चेक द मेरिट्स ऑफ द केस? इज एनसीएलटी रिक्वायर्ड टू चेक द मेरिट्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा नहीं आ रहा है? तो जैसे मर्जर्स एंड अमैल्गमेशंस में एनसीएलटी शुड नॉट गेट इनटू मेरिट्स ऑफ द प्लान, मेरिट्स ऑफ द स्कीम, यहाँ पे भी एनसीएलटी हैज नो राइट्स टू गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। एनसीएलटी इज एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ, उसे लीगल चीजें चेक करनी है कि लीगल एस्पेक्ट सारे फुलफिल हुए कि नहीं, सारे लॉ से इन्होंने कंप्लाई किया है कि नहीं, पैसा कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, दैट इज नॉट समथिंग दैट एनसीएलटी विल चेक। व्हाई? बिकॉज अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अपने कॉमर्शियल विजडम में इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया है तो हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, दे आर दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नॉट एनसीएलटी, एंड देयरफॉर एनसीएलटी शुड नॉट इंटरफेयर इन डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच रेजोल्यूशन प्लान इज बेटर। समझ आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 19, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। यहाँ पे पहला जो केस है दैट इज ब्रिलियंट अलॉयज वर्सेस एस राजगोपाल। इस केस में ये चीज डिस्कस किया गया था कि कब किस स्टेज तक अलाउड होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अपना रेजोल्यूशन सीआईआरपी का एप्लीकेशन विड्रॉ करने का। हम लोगों ने पढ़ा ना सेक्शन 12A के अंदर कि अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 90% वोट्स के साथ एक रेजोल्यूशन पास करती है देन दे कैन गेट दी सीआईआरपी का एप्लीकेशन विड्रॉन, वो सीआईआरपी को विड्रॉ करवा सकती है। द क्वेश्चन इज किस स्टेज तक ये विड्रॉल हो सकता है? क्या ओनली टिल द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, ओनली टिल द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ओनली टिल द रेजोल्यूशन प्लान्स आर अप्रूव्ड, किस स्टेज तक किया जा सकता है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विड्रॉल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स कैन हैपन टिल एनसीएलटी हैज पास्ड इट्स फाइनल ऑर्डर। एनसीएलटी जब तक अपना अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं देती है तब तक आप सीआईआरपी को विड्रॉ कर सकते हो, बट अगर एनसीएलटी ने किसी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया उसके बाद सीआईआरपी विड्रॉ नहीं हो सकता भाई, बिकॉज सीआईआरपी कंप्लीट हो जाता है। वैसे अगर एनसीएलटी ने रिजेक्ट करके लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया तब भी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो भाई, बिकॉज सीआईआरपी तो खत्म हो गया, अब कैसे विड्रॉ करोगे? तो जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर पास नहीं होता है तब तक यू कैन विड्रॉ योर सीआईआरपी, बट एनसीएलटी का ऑर्डर पास होने के बाद यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट केस है विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये सारे केसेस आपके वो केस लॉ वाले चैप्टर में दिया गया है, पता नहीं सप्लीमेंट में अलग से क्यों दिया इन्होंने। ऑल दीस केसेस वी हैव डिस्कस्ड इन दैट लेक्चर आल्सो, सो अगर आपने वो लेक्चर देखा आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। इस केस में क्वेश्चन ये उठा था, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मीटिंग जब होता है तो उसका नोटिस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर्स को जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है, एंड जो रेजोल्यूशन प्लान डिस्कस हो रहा है उसके रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को जाता है, राइट। हम लोगों ने ये तीन चीज लोगों को पढ़ा है कि उनको नोटिस जाता है। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे डायरेक्टर बोल रहा है कि मेरे को रेजोल्यूशन प्लान जो डिस्कस होने वाला है उसका कॉपी भी चाहिए। क्या आप डायरेक्टर को नोटिस के साथ रेजोल्यूशन प्लान का कॉपी भी भेजोगे? दैट इज द क्वेश्चन। डायरेक्टर बोल रहा है मेरे को अगर आप नोटिस भेजो तो मेरे को रेजोल्यूशन प्लान का कॉपी भी भेजो। कंपनी बोल रही है अरे भाई तुमको हम लोगों ने रखा है ओनली टू आंसर आवर क्वेश्चंस, तुमको क्यों हम लोग रेजोल्यूशन प्लान का कॉपी भेजे? कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पे कोर्ट ने बोला देखो कहीं पे भी आईबीसी में नहीं बोला गया है कि नोटिस में आप रेजोल्यूशन सॉरी आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये नोटिस भेजो, ये डॉक्यूमेंट्स भेजो, आप डायरेक्टर्स को ये डॉक्यूमेंट्स भेजो, आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ये डॉक्यूमेंट्स भेजो, कहीं पे नहीं बोला गया। उनको बोला गया कि इन सबको नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस में क्या क्या है वो अलग से बताया गया कि नोटिस में आपको ये सारी चीजें ऐड करके देनी है। तो जब आईबीसी में लिखा ही नहीं गया है कि डायरेक्टर को आप ये सब चीज नहीं भेजोगे, और इनफैक्ट बोला गया कि डायरेक्टर को नोटिस मिलना चाहिए एंड नोटिस शुड इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, then you will have to send the resolution plan का कॉपी टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर को जब आप नोटिस भेज रहे होते हो तो आपको उसके साथ साथ रेजोल्यूशन प्लान का कॉपी भी डायरेक्टर को भेजना पड़ता है। समझ में आया? However, यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पूरा राइट है कि वो डायरेक्टर से एक अंडरटेकिंग ले कि वो सारे इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो इन्फॉर्मेशन को बाहर कहीं पे भी लीक नहीं करेगा, दे विल कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। समझ आया सबको? ठीक है। दिस वॉज अंडर चैप्टर 19। चैप्टर 20, 21, 22 में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। चैप्टर 23 में आपको बस इतना सा बात जानना है, हम सबको पता है कि राइट नाउ गवर्नमेंट ने एक क्या बोलते हैं कमिटी बना रखी है जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सजेस्ट करने वाली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बोला है कि वो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ को भी कंसिडर करे, उसको भी अपने रिपोर्ट में एडमिट करे। सो यहाँ पे बस ये बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस कमिटी को बोला है कि तुम यूनिसेट्रल मॉडल लॉ को भी इंक्लूड करो अपने एनालिसिस में एंड देन रिकमेंडेशंस दो हमें। इस कमिटी ने ऑलरेडी अपने रिकमेंडेशंस दे चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या लेके आती है, क्या वो नया लॉ लेके आती है, क्या वो आईबीसी में अमेंडमेंट्स लाती है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, राइट। सो बॉटम लाइन इज ये आपको बताया जा रहा है कि हम लोगों ने उस कमिटी को बोला था कि यूनिसेट्रल मॉडल लॉ को भी कंसिडर करो। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर। समझा? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 24, लिक्विडेशन ऑन फेलियर ऑफ सीआईआरपी। यहाँ पे आपका लिक्विडेशन प्रोसेस का अमेंडमेंट रेगुलेशंस आया था अभी कुछ दिन पहले, आईबीबीआई लिक्विडेशन प्रोसेस सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन। उसमें एक रेगुलेशन डाला गया जो ये बात बोलता है कि अगर मान लो लिक्विडेशन हो रहा है और हमने किसी प्रॉपर्टी के ऑक्शन करवा रहा है, तो ऑक्शन में कई बार हम ऑक्शन फी लेते हैं लोगों से, या फिर ऑक्शन जिसका बेस्ट बिडर होता है उससे हम उसी दिन पे 10% पैसा ले लेते हैं, राइट। तो ये सारा अमाउंट जो आप कलेक्ट करते हो ना, ऑल दिस इज नॉन रिफंडेबल। आप जो भी फी फॉर पार्टिसिपेशन लेते हो, जो भी आप अर्नेस्ट मनी लेते हो, जो भी आप डिपॉजिट लेते हो, ऑल दिस मनी आर नॉन रिफंडेबल। अगर मान लो कोई इंसान अपना 10%, कोई इंसान बेस्ट बिडर है, ठीक है, उसने उस दिन 10% डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसका वो 10% आप फोरफीट कर लेते हो। समझ में आया? उसका वो 10% आप फोरफीट कर सकते हो। तो दिस इज वन न्यू रेगुलेशन दैट हैज बीन एडेड। एक और रेगुलेशन ऐड किया जो ये बात बोलता है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 3-4 बिड्स आए, ये हाईएस्ट बिड, ये सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। फॉर XYZ रीजन लिक्विडेटर जो है वो हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट नहीं करता, वो सेकंड हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट करता है। तो अगर ऐसा लिक्विडेटर कर रहा है कि वो हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सेकंड हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट कर रहा है, तो लिक्विडेटर को अपना रीजंस देना पड़ेगा इन राइटिंग कि क्यों उसने हाईएस्ट बिड को रिजेक्ट किया और सेकंड हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट किया। व्हाट वाज द रीजन फॉर रिजेक्टिंग द हाईएस्ट बिड, ये चीज लिक्विडेटर को इन राइटिंग बताना पड़ता है। दिस इज जस्ट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ताकि वो बेमतलब का फ्रॉड वगैरह ना कर सके। समझ में आया? इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि लिक्विडेटर्स को जितने भी पब्लिक नोटिस है, जब भी लिक्विडेटर ऑक्शंस कराते हैं ना, उन्हें पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता है। उन्हें लोगों को बताना पड़ता है कि ये नोटिस है, आपको ये नोटिस जाके देख लो। तो उन्हें ये पब्लिक नोटिस हर ऑक्शन का बताना पड़ता है। अंडर दिस रेगुलेशन नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द IBBI। नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द IBBI। आप जितने असेट्स के लिए जितना ऑक्शन करा रहे हो, उसके लिए आप जितना पब्लिक नोटिस दोगे, उन सबको आपको IBBI के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। समझ आया? तो ये छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए थे अंडर दी
लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। लास्ट हमें देखना है वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन में आपका 2 अमेंडमेंट्स आए हैं। पहला अमेंडमेंट ये बोलता है तो जब भी आप वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए जाते हो यू हैव टू सीक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ऑल द सेक्टोरल रेगुलेटर्स, राइट। तो यहाँ पे आईबीबीआई ने एक सर्कुलर दिया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि सी जो भी इंसान वॉलंटरी लिक्विडेशन करवा रहा है you have to you should keep in mind that now you are not required to seek any non objection certificate from the income tax department, because income tax का जो issues आ जाता है ना उसमें फिर बहुत सालों साल चलते हैं, तो because of that one department voluntary liquidation हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे आईबीबीआई ने बोला कि सी इनकम टैक्स, यहाँ रीजन भी दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनओसी फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंज्यूम्स सब्सटैंशियल टाइम and mitigates the express provision of the code, which is to do everything fast and defeats the objective of the time bound completion of process। तो बिकॉज इनकम टैक्स का एनओसी आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पंगा चलता है, वो लोग बहुत टाइम लेते हैं एनालिसिस करने में, बेमतलब के इश्यूज रेज करते हैं, फिर बहुत पंगा होता है। तो आईबीबीआई ने सर्कुलर निकाला तुम बाकी सारे सेक्टोरल रेगुलेटर से एनओसी ले लेना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। समझ आया सबको? So now if anybody goes for voluntary liquidation they don't need an NOC from income tax department। And the last amendment जो हमें देखना है वो देखना है कि वही आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला था, ये हम लोग देख चुके ऑलरेडी कि जब भी आप लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव, अब अभी एक अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द वेबसाइट ऑफ आईबीबीआई। उसमें पहले बोला जा रहा था कि आप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अपलोड करो जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह। अमेंडमेंट वापस लाया गया जिसके थ्रू बोला गया कि वी रियलाइज दिस इज अ पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर आईबीबीआई के वेबसाइट में जब आप इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे तो यू डोंट हैव टू अपलोड एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप नॉर्मल अपना जो बाकी डिटेल्स है वो अपलोड कर दो, आइडेंटिफिकेशन नंबर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक हमारा ये खत्म होता है सारे चैप्टर्स का डिस्कशन। इसके बाद आपका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ दिया गया है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है गाइस, कंफ्यूज मत होना। ये आपका जो नया चैप्टर ऐड किया गया ना उन्होंने वही सेम चैप्टर सप्लीमेंट में भी ऐड कर दिया, सेम चैप्टर सप्लीमेंट में भी ऐड कर दिया। आपको यहाँ पे एडिशनल इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आपको जो अलग से सप्लीमेंट हमने नोट्स में डाला है और जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिला है आपको वही पढ़ के जाना है, आपको अलग से इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। सो इफेक्टिवली आपके अमेंडमेंट्स यहीं तक थे, ये इन्होंने वापस से प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस डाला है सो दैट पीपल नो कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था। जिसको नहीं पता है उनको पता चल जाए कि अमेंडमेंट के थ्रू आया था, बट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस टॉपिक सेपरेटली, तो आपको इसमें अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सीआरआई का जो छोटा छोटा अमेंडमेंट्स था, एक्चुअली कोई अमेंडमेंट्स नहीं था, ये सारे केस लॉज जो हम लोग ने पढ़ा है सब आपके मॉड्यूल में दिया गया है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपके मॉड्यूल में दिया गया है। एक दो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स थे विच आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो आपको बेसिकली अमेंडमेंट्स में कुछ नहीं पढ़ना है अलग से, जो आपका मैटर दिया गया है वही मैटर में आपको जाके देखना है, वही मैटर आपको ढंग से पढ़ना है और आपका एग्जाम में वही मैटर आने वाला है। ठीक है, तो बस दिस वर अबाउट, इसलिए हम बहुत जल्दी लिए अमेंडमेंट लेक्चर बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर टाइम नाउ इन मे व्हेन योर एग्जाम्स आर राइट हियर। सो जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी हम ले लिए। आई डिडंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू गाइस बिकॉज आप ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ चुके हो। यहाँ पे आईसीएसआई ने वापस सेम चीजें, सेम केसेस, सेम टॉपिक्स दिया है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। तो यस, इसी के साथ हमारा सीआरआई का लेक्चर, सीआरआई का जो अमेंडमेंट लेक्चर है वो यहीं पे होता है खत्म। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, इसके साथ हमारे सीआरआई के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। आपको बस अब अपनी मेहनत करनी है। आई नो आप लोग सब पढ़ के बैठे हो, जस्ट गो एग्जाम में, हैव फेथ, गिव इट योर बेस्ट एंड यू विल किल इट, राइट। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी जब आप अपना एग्जाम का मेरे को फीडबैक बता रहे होगे या एग्जाम का रिजल्ट बता रहे होगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, डोंट टेक टेंशन, डोंट बी स्ट्रेस्ड, have faith in yourselves, you'll come out with flying colors। ठीक है, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।